नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं और आज के जो विषय हैं सबसे पहले उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खास तौर से हम बात करेंगे हमारे जो नींबू वर्गीय फल हैं उनकी देखभाल की, और इसी के साथ बात होगी गन्ने की खेती की। जो यहाँ जो गन्ने की फसल है उसकी देखभाल आपको कैसे करनी है, इस पर आज आपको हम पूरी जानकारी देंगे। इन विषय से जुड़े अगर कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम आश्रे जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर राम आश्रे, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी, जो कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में प्रसार अधिकारी हैं। डॉक्टर संजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। तो जैसा हमने आपको बताया, आज खास तौर से हम बात करेंगे ना सिर्फ जो नींबू वर्गीय हमारे फल हैं उनकी देखभाल, गन्ने की देखभाल के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले यहाँ डॉक्टर राम आश्रे जानना चाहेंगे आपसे, जब हम नींबू वर्गीय फलों की बात करते हैं तो नींबू वर्गीय फलों में कई ऐसे हमारे फल आ जाते हैं जो कि श्रेणीबद्ध तरीके से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम अभी की बात करते हैं तो हमें जो हमारे नींबू की कागजी कला एक जो प्रजाति मानी जाती है वो काफ़ी इस मौसम में प्रभावित होती है। किस तरह का असर उस पर हम देख सकते हैं? जैसे आपने शुरुआत की नींबू वर्गीय जो फल हैं या फसलें हैं, इसमें आगे चर्चा में जाने से पहले एक स्पष्ट कर देता हूँ, नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से फल आते हैं, उनकी कौन कौन से फल हैं जिनकी गिनती नींबू वर्गीय फलों में होती है। तो खासकर ये बहुत बड़ा एक समूह है, बहुत बड़ी एक फैमिली है। इसमें आपका छोटा सा नींबू जिसे आप कहते हैं कागजी नींबू, और बड़ा आपका पोमेलो वगैरह, चकोतरा, ये सारे कुछ आपके नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत आते हैं। और कुछ इसमें प्रमुख फल हैं, जैसे आपका कागजी नींबू हो गया, इसके बाद मौसमी हो गई, नागपुर संतरा हो गया, और सतगुड़ी एक जिसे आंध्र प्रदेश की हम मौसमी बोलते हैं, और कुछ हमारे खासी जो मैंडरिन है नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही उत्तर पूर्वी जो हमारा प्रदेश है, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल है, यहाँ की जो खासी मैंडरिन होती है, ये अपना खास स्थान रखते हैं इन नींबू वर्गीय फलों। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हम मान सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी यही कि उचित प्रबंधन जो है वो हम करें तमाम हमारी जो नींबू वर्गीय फल हैं उनकी देखभाल के लिए, जिससे बेहतर उपज हमें मिल सके। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। माल्टा, संतरा, नींबू, मीठा नींबू आदि नींबू वर्गीय पौधों की एक श्रेणी में आते हैं। इनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। नींबू वर्गीय फल फसलों की भरपूर पैदावार के लिए उचित बाग प्रबंधन की जरूरत होती है। हल्की और मध्यम उपज वाली बलुई दोमट मिट्टी नींबू वर्गीय फलों के लिए उपयुक्त होती है। नींबू वर्गीय फलों में दो प्रकार के फल प्रमुख हैं। एक तो वे जो खट्टे फल देते हैं और दूसरे जो मीठे फलों के लिए उगाए जाते हैं। खट्टे फलों में मुख्य रूप से लाइम और लेमन है, जबकि मीठे फलों में संतरा, मौसमी, मीठा नींबू और ग्रेप फ्रूट आदि प्रमुख हैं। अच्छी फसल के लिए नींबू वर्गीय पौधों में समसामयिक कार्य जरूरी हैं, क्योंकि इनमें कीटों और रोगों के लगने की आशंका रहती है, जिस कारण विभिन्न कीटों और बीमारियों के कारण फल की पैदावार व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन फसल में समसामयिक कार्य करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नए बाग लगाने के लिए मई में बाग का रेखांकन करके गड्ढे खोद लेने चाहिए। पौधशाला के पौधों की नियमित सिंचाई, गुड़ाई और निराई करते रहें। बाग में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मौसम में अधिक तापमान व बढ़ती गर्मी के कारण फलों की बढ़वार रुक जाती है और फलों का गिरना एक प्रमुख समस्या बन जाती है। ऐसे में 2,4-D दवा को 10 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना फायदेमंद होगा। लेकिन किसान फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। खोदे गए गड्ढों में गोबर की खाद, उर्वरक और मिट्टी की बराबर मात्रा मिलाकर भरें। मिट्टी भरने के बाद सिंचाई जरूर करें, जिससे मिट्टी बैठ जाए।
जल निकास नालियों को साफ करें। फलदार पौधों में नाइट्रोजन और पोटाश की दूसरी मात्रा को इसी महीने में देना फायदेमंद रहता है। नींबू में 1 साल के पौधे में 25 ग्राम नाइट्रोजन और 25 ग्राम पोटाश का इस्तेमाल इस महीने या फल लगने के 2 महीने बाद करें। जस्ते की कमी दूर करने के लिए 0.5% जिंक सल्फेट या जरूरत के अनुसार अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अगर आप नींबू वर्गीय फलों की खेती करते हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना बेहतर माना जाता है, इस वक्त जो है कौन कौन से समसामयिक कार्य आपको करने होंगे, इस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन आइए अब रुख कर लेते हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे, गन्ने की अगर बात की जाती है, इसके ज़रिए किसानों को फ़ायदा होता है, लेकिन मुनाफे की जो मिठास है वो बरकरार रहे, क्या इसके लिए किन बातों का हमारे किसान भाइयों को ख्याल रखना चाहिए फिलहाल के मौसम को ध्यान में रखते हुए? देखिए, इस समय गन्ने की एलोंगेशन फेज चल रही है। गन्ना इस समय ग्रैंड ग्रोथ फेज में है, अर्थात गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड इस समय चल रहा है। और गन्ना जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3-4 महीनों में अपनी कुल बढ़वार का लगभग 80% बढ़वार इसी अवधि में पूरा करता है। जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर के बीच में कुल बढ़वार का 80% इसी अवधि में पूरा होता है जी। तो इस लिहाज से ये जो अवधि चल रही है, ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि इस अवधि में गन्ना लगभग 4.5 से 4.5 इंच प्रति सप्ताह की दर से बढ़वार करता है जी। और जब गन्ने की बढ़वार इस समय होती है, लंबाई, और गन्ना चूंकि लंबाई में बढ़ने वाली फसल है, तो इसके गिरने की संभावना भी होती है जी। बिल्कुल। अपेक्षाकृत अन्य फसलों की तुलना में इसकी लंबाई 10 फीट, 12 फीट, और उपज के ऊपर निर्भर करता है, 12 फीट से ऊपर भी गन्ने होते हैं जी। तो ऐसे में मानसून काल में जब बारिश के साथ तेज हवा चलती है तो उसके गिरने की संभावना भी प्रबल होती है जी। तो बिल्कुल। इस समय किसान भाइयों को विशेष रूप से जो ध्यान देने की बात है वो ये है गन्ने की बधाई की। चलिए, इस बधाई के बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे और जानेंगे किस तरह की तकनीक है बधाई के लिए कारगर, जिसके ज़रिए जो सहारा देने की बात कही जाती है हमारी गन्ने की फसल को, वो हम सुनिश्चित कर पाएँ और किसानों को नुकसान बिल्कुल भी ना हो। लेकिन आइए आगे बढ़ें, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गन्ना की बेहतर पैदावार लेने के लिए बुवाई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर है। बसंतकालीन गन्ना फरवरी से मार्च में लगाना चाहिए। गन्ना के लिए काली भारी मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी जिसमें पानी का अच्छा जल निकासी का गुण हो बेहतर मानी जाती है। गन्ना बहुवर्षीय फसल है, इसलिए इसकी बुवाई करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर व ज़रूरत के हिसाब से पाटा चलाकर खेत तैयार किया जाता है। बुवाई के लिए गन्ना बीज उन्नत जाति, मोटा, ठोस, शुद्ध व रोग रहित होना चाहिए। गन्ना बोने की बहुत सी विधियां हैं, जिनमें मुख्य है ट्रेंच विधि। इसमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आँख वाले टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन 25% तक ज़्यादा फसल ली जा सकती है। अच्छे उत्पादन के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर खाद के कारण ज़मीन में हवा व पानी का संतुलन बना रहता है। इसके अलावा यूरिया, सुपर फास्फेट व पोटाश जैसे उर्वरकों की सही और संतुलित मात्रा दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करती है। पानी की बचत और उत्पादन के लिए टपक सिंचाई का इस्तेमाल करें। साथ ही कीट और रोगों की रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों से सलाह लें। किसान गन्ना के साथ अंतर्वर्ती फसल जैसे प्याज, आलू, राजमा, धनिया, मूंग, उड़द की खेती भी कर सकते हैं।
तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप गन्ने की खेती कर सकते हैं, इसके बारे में और लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे डॉक्टर संजीव से। लेकिन यहाँ डॉक्टर रामाश्रय आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से जब हम बात करते हैं हमारी जो नींबू वर्गीय तमाम फल हैं, इनमें रस की मात्रा काफ़ी हमारे किसान को फ़ायदा भी दे सकती है, उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर सकती है। और फिलहाल के समय में, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि जो हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, यानी जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, उनकी मांग ज़्यादा निकल कर आई। कैसे इसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो रस उसमें है वो बरकरार रहे और उसके ज़रिए अच्छा मुनाफा मिले? देखिए, आपने यहाँ पे बात कही कि एक नींबू वर्गीय फसल है या फल है, खासकर आपकी कागजी नींबू हो गया, मौसमी है, अब संतरा है, इन सब में जो इनका रस होता है या जूस होता है, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और ये मात्रा अगर आप देखें विभिन्न किस्मों में 25 मिलीग्राम से लेके 75 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर जूस जो आपके यहाँ रस है, ये उसमें पाई जाती है और ये कुदरती होती है। निश्चित तौर पर अगर आप इन सब का सेवन करते हैं, अगर आपने मौसमी है या आपका नींबू, आप खासकर आपका कागजी नींबू या आपका कागजी कलां आपने जो जिक्र किया है, इसमें बीज बहुत कम होते हैं लेकिन आपका जूस का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जूस की मात्रा का अगर आप एक रेंज देखें कि एक कहाँ से कितने तक पाया जाता है, तो आपके कागजी नींबू में तकरीबन 60% के आसपास आपका जूस पाया जाता है। और आपकी जो मौसमी है या किन्नो है, इसमें भी करीब 45% जूस पाया जाता है। तो आप जूस के लिहाज से आपका जो कागजी नींबू है ये बहुत ही ज़्यादा आगे अग्रणी स्थान रखता है। जैसे मैंने बताया, इसमें जूस की रिकवरी सबसे ज़्यादा होती है। और विटामिन सी का प्रतिशत, जैसे मैंने बताया, विटामिन सी का जो रेंज है वो आपका 25 से लेके 65 या 75 मिलीग्राम प्रति 100 ml जूस होता है। ये सबसे ज़्यादा आपका कागजी नींबू में ही पाया जाता है। तो आप जैसे कि हमारी जो रिपोर्ट कह रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, आपका जो डॉक्टरी सलाह है, निश्चित तौर पर ये एक प्रूवन फैक्ट है, बिल्कुल सत्यापित की। अगर विटामिन सी की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा है या इंटेक प्रतिदिन इसका अधिक से अधिक उपभोग करते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता, खासकर जिस आपने इसे अभी वायरस का नाम लिया, कोरोना इत्यादि की, इसके प्रति लड़ने की आपकी शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। तो इस जूस को कैसे बरकरार रखें? निश्चित तौर पर अगर आपकी फसल की सेहत अच्छी रहेगी तो आपका जूस की मात्रा इसमें भरपूर निकलेगी। जब जूस की मात्रा भरपूर निकलेगी तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल, और ज़्यादा जानकारी आपसे आगे हम लेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विदिशा से हमारे साथ जुड़े हैं। ख्याली राम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। यही सर, वो गन्ना की फसल लगाना, गन्ना की फसल के लिए। गन्ने की फसल आप लेना चाह रहे हैं अभी? जी सर। जी, या पहले से करते हैं, अभी लगाना चाह रहे हैं गन्ना? नहीं, पेड़ लगाना चाहते हैं। लगाना चाहते हैं आप। डॉक्टर संजीव मध्य प्रदेश विदिशा से ये हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, और गन्ने की खेती करना चाहते हैं, गन्ना लगाना चाहते हैं। इनके क्षेत्र के लिए कौन सी अच्छी प्रजाति रहेगी गन्ने की, और कौन से मौसम में इनको बुआई करना ठीक रहेगा? उड़ीसा से ये बोल रहे हैं, तो उड़ीसा जी, विदिशा से डॉक्टर संजीव, विदिशा मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश से जी, मध्य प्रदेश से अगर बोल रहे हैं तो ये अगेती किस्म में लगा सकते हैं। CO 8632 लगा सकते हैं, और CO 238 जो अगेती किस्म है उसको लगा सकते हैं जी। इसके अलावा कोसा 08272 ये किस्म है, ये भी मध्य प्रदेश में अच्छी चल रही है, इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से और जो स्वीकृत हैं, वहाँ से वो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या गन्ना शोध केंद्र से संपर्क कर लेते हैं, करके ये बुआई कर सकते हैं। लेकिन ये जो किस्में मैंने बताया है, इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ CO 86032 भी बेहतर पैदावार दे रही है, इसकी बुआई करके वो पैदावार ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम प्रजातियां जिनका चयन आप कर सकते हैं और इसके ज़रिए अच्छा मुनाफा आपको मिल सकेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर संजीव जानना चाहेंगे आपसे, आपने बताया अलग अलग प्रजातियां तो हमें बताई, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी का जो समय चल रहा है वो बधाई के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ तकनीक है गन्ने की बधाई की? गन्ने की बधाई
में किसान भाइयों की अक्सर ये शिकायत होती है कि साहब मैंने गन्ना तो बांधा था, आपने बताया भी था, और गन्ना गिर गया जी। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि गन्ने को गिरने से बचाने के लिए हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला तो ये कि गन्ने की गहरी बुआई, गन्ने की गहरी बुआई जरूर करें, लेकिन बुआई के बाद उस पर मिट्टी जो डालें वो हल्की मिट्टी डालें, नंबर 1 चीज़। और जो नाली बनती है, गन्ने की बुआई की जो नाली बनती है, पूरी नाली में मिट्टी तब डालें जब गन्ना जम करके तैयार हो जाए, उसमें कल्ले निकल जाए, तब उसमें मिट्टी डालें। तब हमारी गहरी बुआई की बात वहाँ पे ये सिद्ध होती है, गहरी बुआई करें। दूसरी चीज़ है मिट्टी चढ़ाना। तो मिट्टी जब कल्ले पूरे निकल जाते हैं तब हम गन्ने में मिट्टी चढ़ाएं, क्योंकि मिट्टी चढ़ाने से एक तो गन्ने को सपोर्ट मिलता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जो गन्नों में टिलरिंग होती है, गन्ने में ब्यात की जो अवस्था होती है, कल्ले निकलने की अवस्था होती है, जब हमारे कल्ले पूरे निकल जाते हैं और हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो जो अवांछित कल्ले होते हैं वो नहीं निकलते हैं, और जितने कल्ले निकले होते हैं उसमें गन्ने बनने की संभावना पूरी रहती है। 80% 85% गन्ने हमारे कल्लों में परिवर्तित हो जाते हैं जी। लेकिन बिल्कुल। इस समय ये 2 चीज़ें, दोनों अवस्थाएं निकल चुकी हैं। अब बात आती है तीसरी की, गन्ने की बधाई की। जी। अब गन्ने की बधाई के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। डॉक्टर संजीव, गन्ने की देखिए, बधाई के बारे में आपसे विस्तार से हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको बताएंगे हम ना सिर्फ नींबू वर्गीय फलों के बारे में बल्कि गन्ने की खेती के बारे में भी। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं नींबू वर्गीय फलों के बारे में और साथ ही गन्ने की खेती आप बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से समसामयिक कार्य आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रामाश्रय, हम आपसे जान रहे थे जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं कौन कौन से हैं, आपने जो उनकी जो श्रेणी है वो भी हमें बताई। लेकिन इसके साथ साथ जब बारिश का मौसम आता है तो कई तरह की रोग और जो बीमारियाँ हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। क्या जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, क्योंकि हमारे लिए तो उनके ज़रिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, लेकिन इन फलों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से रोग या बीमारी आने की संभावना रहती है इनमें? अगर अभी आपका बरसात का मौसम चल रहा है और ख़ासकर नींबू वर्गीय फसलों में अगर रोग की बात करें तो सबसे पहले जो बात उभर के आती है, हमारा जो कागजी नींबू होता है या आपका लाइम लेमन या दूसरा मोटी चमड़ी का जिसे यूरेका लेमन कहते हैं, तो इन सब में आपका खर्रा रोग जो है काफ़ी लगता है। खर्रा रोग आपको इसको थोड़ा सुगम तरीके से मैं आपके सामने इसके लक्षण अगर बता पाएं। जैसे आप कागजी नींबू काफ़ी इसकी त्वचा है काफ़ी पतली होती है, इसीलिए इसको कागजी नींबू कहते हैं। और छिलका जो है छिलका काफ़ी जो है पतला होता है और ये पकने पर पूरा पीला रंग ले लेता है, बहुत आकर्षक पीला रंग इसमें विकसित हो जाता है। लेकिन साथ साथ आप कभी बाजार में जब नींबू लेने जाएं या बागान में जाएं तो इसकी पीली त्वचा के ऊपर उभरे हुए आपके भूरे भूरे या काले काले से धब्बे आ जाते हैं, जिसको कि हम सिट्रस कैंकर कहते हैं। एक तरीके से ये इसको खर्रा बीमारी भी बोलते हैं और ये काफ़ी बदरंग
नारंग सा नींबू दिखता है इसकी वजह से, लेकिन इसके अंदर जो रस की मात्रा होती है, जूस का प्रतिशत होता है, इसके ऊपर इसका कोई ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये आपका सिट्रस कैंकर लग गया है तो निश्चित तौर पर जो उपभोक्ता है इसको पसंद नहीं करेगा। अगर बाजार में आपको उतारेंगे तो ये जो आपके धब्बों से आकर्षक नहीं मिलेगा और आपकी कीमत इसकी आपकी आधी या पौना हिस्सा भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मतलब इसमें बहुत ही बड़ी गिरावट आती है इसकी कीमत में। तो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई जब इसका कहीं न कहीं निदान करना चाहेंगे तो उनके मन में ये बात आ रही है कि इसको कैसे रोका जाए। इसको रोकने के लिए आपको एक स्वस्थ प्रबंधन करना होगा आपके नींबू के बागानों में। खासकर आपका जैसे ही जुलाई का महीना आता है और बारिश अपनी दस्तक देने वाली होती है, उस समय आप बागानों में जो कुछ आपके फफूंदीनाशक हैं और फफूंदीनाशक के साथ साथ इसमें जो आपका विषाणुनाशक, क्योंकि विषाणु से ही ये रोग फैलता है और ये सिट्रस कैंकर की खास बात ये रहती है, ये आपका जीवाणु जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, मैं विषाणु शब्द बोल गया, मैं क्षमा चाहूँगा यहाँ पे, ये जीवाणु से फैलता है और इस जीवाणु को रोकने के लिए आपको कहीं न कहीं जीवाणुनाशक दवाई का प्रयोग करना होगा और इसके लिए आपको छिड़काव करना होगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ साथ अगर आप फफूंदीनाशक भी मिला लें तो ये एक अच्छा काम करती है। इसमें जैसे आपको रोकना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कपूरथला पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हरी सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार हरी सिंह जी, हमारे विशेषज्ञ सुन पा रहे हैं आपको। हरी सिंह पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। जी डॉक्टर साहब जी नींबू लगा रखे हैं और इसमें जो रस है ना बहुत कम है, इसके बारे में कृपा करके कुछ बताया जाए जी। जी डॉक्टर आमार से कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? देखिए जैसे नींबू लगा रखे हैं और यहाँ पे बात लगातार हो गई कि इसमें रस का ही सारा खेल है। अगर नींबू में रस नहीं निकला तो फिर आपको कीमत कम मिलेगी। आप अगर ये मेरे को बता पाएंगे, अगर अभी नींबू बढ़वार में अगर उसकी त्वचा या ऐसे कहेंगे इसका छिलका अगर आपका हरा है तो निश्चित तौर पर हरा है तो उसमें अभी आप इंतज़ार करें और इसमें निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये हरे से हल्का हरा और पीला जैसे तब्दील होगा इसमें रंग में, आप देखेंगे एक बहुत आशातीत तरीके से इसमें एक आश्चर्यजनक तरीके से इसमें वृद्धि होगी। आपके जो आप रस का प्रतिशत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इसमें अगर 50% जूस या रस पा रहे होंगे तो आप पीला पड़ने पे इसमें 75 या 80% तक इजाफा देखेंगे। तो निश्चित तौर पर आप अभी इंतजार करें, अभी इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर ये हरी अवस्था में है तो इसके अंदर जो जूस सैक्स होती हैं या जूस की थैलियाँ होती हैं वो विकसित होके उसमें अपना जितना जूस होना चाहिए वो नहीं बन पाया है और अभी यूँ कहें कि आपकी फसल अभी परिपक्वता तक नहीं पहुँची है, जिसकी वजह से आपको आशंका है कि इसमें जूस कम हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे देखिए जो आपकी फसल है ये परिपक्वता तक पहुँचेगी तो जूस की मात्रा उसमें ज़ाहिर तौर पर बढ़ेगी और उसके ज़रिए अच्छा मुनाफा आपको मिल सकेगा। डॉक्टर संजीव, यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, लगातार आप बता रहे थे हमें जो गन्ने की फसल में बधाई का जो तरीका है, ना सिर्फ मिट्टी चढ़ाकर बल्कि जब गन्ने की बधाई की हम बात करते हैं, क्या कुछ वो तकनीक है जिसका ख्याल किसानों को रखना चाहिए? गन्ने की बधाई जो हमें पहली बधाई होता क्या है कि किसान भाई सीधे कैंची बधाई कर देते हैं। जब हम बधाई नीचे से लेके चलेंगे तभी हम गन्ने को गिरने से रोक सकेंगे। जी। पहली बधाई हमें तब करनी चाहिए जब गन्ना हमारा लगभग 5 से 6 फीट की लंबाई का हो जाए, तो उसमें लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पे पहली बधाई हमें करनी चाहिए। और पहली बधाई इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे गन्ना हमने लाइनों में बो रखा है तो लाइन के प्रत्येक झुंड को, प्रत्येक क्लम्प को आपस में गन्ने की नीचे की सूखी पत्तियों से लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पे हमें पहली बधाई करनी चाहिए। हर क्लम्प को अलग अलग बांध देना चाहिए। और दूसरी बधाई, पहली बधाई के लगभग 20 दिन बाद दूसरी बधाई हमें पहली बधाई के 50 सेंटीमीटर ऊपर करनी चाहिए। जी। उसी क्लम्प को बांधना चाहिए, जो क्लम्प हमने, जो झुंड या जो मूड़ हमने पहले से बांध रखा है उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर हमें बधाई करनी चाहिए दूसरी बधाई। और
किसी कारणवश अगर हम दूसरी बधाई नहीं कर सके हैं, तब हमें तीसरी कैंची बधाई अवश्य करनी चाहिए। जी। कैंची बधाई में हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, पहली लाइन के 2 क्लम्प लेते हैं इस तरीके से, और दूसरी लाइन के 1 क्लम्प, इस तरीके से मिला करके हम कैंची बधाई करते हैं। और उसके बाद दूसरी लाइन के 2 क्लम्प और पहली लाइन के 1 क्लम्प, इस क्रम को उलटते हुए इस तरीके से हम कैंची बधाई करते हैं। जब हम इस तरीके से करेंगे तो काफी हद तक गन्ने को गिरने से हम बचा सकते हैं। यानी पूरी तरीके से गन्ने की फसल को उस वक्त हम सहारा दे पाएंगे। डॉक्टर संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सवाल पूछ सकते हैं सोनू जी आप अपना। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमने ईख वो रखी है जी, तो सर ईख जैसे वो रखे तो उसमें ईख हो गई हमारी 2 या 3 महीने की जी। तो 3 महीने की जैसे हमारी ईख होगी तो उसमें पौधे सूख रहे हैं, पौधा सूख रहा है अब। हाँ जी। जी, डॉक्टर संजीव, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से कि सवाल आया है, गन्ने की खेती ये कर रहे हैं, जो ईख है इनकी लगभग 3 महीने करीब की हो चुकी है, लेकिन पौधा जो है वो अब सूखने लगा है। क्या इसकी वजह है और इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर वो लाइन पे मेरी बात सुन सकते हैं तो जी बिल्कुल, गन्ने की किस्म बता सकते हैं कि किस्म कौन सी है। सोनू जी, आप किस्म या प्रजाति बता पाएंगे कौन से ईख आपने लगाई है, गन्ना लगाया है? हाँ जी सर, ईख वही है 38 नाम से, CO 0238 वैरायटी होगी। जी बिल्कुल, CO 238। हाँ जी, हाँ जी। तो एक चीज वो ये देख लें कि इस समय जो गन्ना किस्म है CO 0238, उसमें अगर गन्ने के तने को फाड़ करके देखेंगे तो गन्ने के तने का अंदर का हिस्सा जो होता है वो लाल हो गया होगा जी। और उसमें जगह जगह सफेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। अगर इस तरह के लक्षण उनके गन्ने के खेत में दिखाई पड़ रहे हैं तो उनके गन्ने के खेत में लाल सड़न बीमारी का प्रकोप हो चुका है। इसमें सबसे पहले गन्ने के ऊपर की जो तीसरी चौथी पत्ती होती है वो सूखना प्रारंभ होती है और धीरे धीरे पूरा अगोला सूख जाता है। अगोला सूखने के बाद तब अगर गन्ने के तने को फाड़ के देखते हैं तो ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये गन्ने के लाल सड़न रोग के लक्षण है, जिसको गन्ने का कैंसर भी हम कहते हैं जी। तो संभवतः जैसा कि ये लक्षण बता रहे हैं उसमें ज्यादातर संभावना है कि इस बीमारी का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसमें इस बीमारी के प्रकोप हो जाने के बाद अभी तक कोई ऐसा फिलहाल केमिकल कंट्रोल ऐसा नहीं है कि जिसका स्प्रे कर देने से ठीक हो जाता है। शुरुआती दौर में इसके प्राथमिक संक्रमण को कम करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं और इसके अलावा जो फंजीसाइड है, कुछ फंजीसाइड का स्प्रे करके हम इसके प्राइमरी इन्फेक्शन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। रोकथाम यानी इसकी हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस समय जब गन्ने का प्रकोप हो गया तो वो क्या करें, उस जिस क्लम्प में इस बीमारी का प्रकोप हो गया है वो उस क्लम्प को उखाड़ के नष्ट कर दें और जहां से उखाड़ें उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दें जी। इसके अलावा टेविकोनाजोल जो फंजीसाइड है उसका 0.1% का स्प्रे कर सकते हैं। इससे कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। इस बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है जी। बिल्कुल, तो ये सावधानी इनको रखनी होगी। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जी इसमें कि अपने गन्ने के खेत की मेड़बंदी कर दें ताकि उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए, जिससे इसका संक्रमण अन्य खेतों में ना होने पावे। चलिए, बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो लक्षण हैं ये लाल सड़न रोग के हैं और आपको कोशिश करनी होगी कि जो दूसरे खेत हैं वो इसका पानी वहाँ तक ना पहुँचे, जिससे ये रोग जो है इसकी आप समय रहते रोकथाम कर सकें। साथ ही यहाँ डॉक्टर आमाश्रे आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रोग की हमने बात की, क्या ऐसे मौसम में जो हमारे ये नींबू वर्गीय फल हैं जिनकी हम बात करें इनमें कुछ कीटों की भी संभावना रहती है? देखिए, हम कीटों पे जाए से पहले मैं बात कर रहे थे खर्रा रोग के नियंत्रण की, वो बात पूरी नहीं हो पाई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खर्रा रोग इस समय जो खासकर आपका अगस्त सितंबर का महीना होता है बहुत ज़्यादा पनपता है, क्योंकि नमी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है और इसको नियंत्रित करने के लिए जैसे मैंने कि इसमें बताया कि ये जीवाणु जनित रोग है जी, बैक्टीरिया से फैलता है और इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए, जीवाणु को रोकने के लिए आपको बैक्टीसाइड या घी कोई दवा डालनी होगी, जिससे हमारे किसान
किसान भाई क्या करते रहते हैं, वो आपका कहीं न कहीं फफूंदी नाशक का प्रयोग करते रहते हैं, सोचते हैं कि आपकी फफूंदी जनित बीमारी है। लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए आपको बैक्टीरिसाइड या आपका जो जीवाणु नाशक दवाई है उसका प्रयोग करना होगा। और ये दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसमें काफ़ी कारगर होती है और हमारे किसान भाई इस समय खासकर स्प्रे कर सकते हैं। और कितनी मात्रा का छिड़काव इसमें करना मैं होगा? उसी पे आ रहा हूँ। आप अगर एक 100 लीटर पानी का बर्ताव करना है आपके नींबू के बागान में, तो उसमें तकरीबन आप 20 ग्राम आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा ले लें। और इसके साथ साथ आप किसी फफूंदी नाशक को भी डाल सकते हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका फफूंदी नाशक और आपका ये जो जीवाणु नाशक दोनों का एक साथ प्रयोग हो जाएगा, तो फफूंदी से भी कुछ आपकी जो बीमारियां आ रही हैं वो भी नियंत्रित हो जाएंगी, आपका जो खर्रा रोग है वो भी नियंत्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप स्प्रे करेंगे और इसका जो है आप सतत छिड़काव से तात्पर्य यह है कि आप पुनः इसको 20 दिन बाद दोहरा सकते हैं, जिससे आपकी नींबू की जो खासकर कागजी नींबू है या कागजी कला है आपका, या दूसरा लाइम जो मोटी त्वचा का या छाल का नींबू होता है, वो भी इसमें खर्रा रोग ज़्यादा आता है, तो ये कहीं न कहीं नियंत्रित हो जाएंगी। और इससे जो आपकी रस की मात्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या जो इसकी कीमत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो आपको नहीं, उससे आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। तो अच्छी फसल मिल जो खर्रा रोग है उसकी रोकथाम आप कर पाएंगे, बल्कि जो गुणवत्ता है वो भी आपके फल की बरकरार रह सकेगी। इसलिए ज़रूरी यही कि तमाम सावधानी आप अपनाएं। और अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो जो विशेषज्ञ हैं, आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विशेषज्ञ हों, उनसे आप सलाह ज़रूर लें। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारे जो नींबू वर्गीय फल हैं उनकी देखभाल के बारे में, और साथ ही गन्ने की खेती आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं गुना मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? रामचरण जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको?
जी सर, मैंने 2 बीघा में गन्ना लगाया है। जी जी मिल रही है। मैंने गन्ना लगाया है सर 2 बीघा में। जी 2 बीघा में गन्ना लगाया है। तो 3.5 महीने पहले लगाया था सर। जी सुन रहे हैं सर? जी आपको सुन पा रहे हैं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। 3.5 महीने पहले गन्ना लगाया था मैंने। जी हाँ, तो उसमें जी जी तो उसमें उसके पोरों में सर दरार पर्दे तिड़क रहे हैं। वो जो गन्ना है वो आपको तिड़कता हुआ लग रहा है? हाँ, उसके पोर तिड़क रहे हैं, उसमें दरार आ रही है गन्ने में। जी, तो ये निचले हिस्से में आपको दरार दिख रही है? लगभग सारे गन्ने में यही हालत है सर। जी चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, एक सवाल हमारे पास आया है गुना मध्य प्रदेश से। रामचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि जो गन्ने की फसल इन्होंने ली है वो लगभग तड़कती हुई से नजर आ रही है, यानी दरार उसमें नजर आ रही है। इनसे पूछिए गन्ने की किस्म कोसा 08272 है क्या? गन्ने की किस्म कोसा 08272 में उसकी पोरियां फटने लगती हैं। जी रामचरण जी, किस्म जो है वो आप बता पाएंगे हमें, कौन सी ली है आपने? जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सर वही है। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर संजीव डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वही जी किस्म है। जी 072 वाली। गन्ने की किस्म जो कोसा 08272 है, इसमें गन्ने की पोरियां, इसमें वेराइटल कैरेक्टरिस्टिक है इसका जी कि गन्ने की पोरियां इसमें फटने लगती हैं। तो उससे इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है जी कि इससे कोई उनके उपज में नुकसान होगा। ये इसका वेराइटल कैरेक्टरिस्टिक है। इस जी डॉक्टर संजीव, क्या कोई और समस्या है इनकी? गन्ना सूख रहा है? नहीं, इसी बात से चिंतित हैं कि जो गन्ना है वो उसमें दरारें सी पड़ रही हैं। नहीं, उसमें अगर ये कोसा 08272 वैरायटी है, उसमें वेराइटल ये कैरेक्टर है, इसमें स्प्लिटिंग होती है, इसमें इससे इनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको जो स्थिति जैसा आप बता रहे थे, जो किस्म है, ये जो प्रजाति जिसका आपने चयन किया है उसी का एक लक्षण हम मान सकते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव, और जो हमारे किसान जिन्होंने अलग अलग किस्में ली हुई हैं, और उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि जो अभी का समय है उसमें बढ़वार हमारे गन्ने की होती है। इस हिसाब से किस तरह की, जो अगर हम उर्वरक की बात करते हैं, खुराक की बात करें अगर हम किसानों की भाषा में, वो कितनी आवश्यकता रहती है? देखिए, अगर उर्वरकों की अगर हम बात करें तो गन्ने में उर्वरक देने का समय जो है वो मानसून काल के पहले ही है। जो हमारी वैज्ञानिक संस्तुतियां हैं वो ये है कि मानसून के पूर्व ही हम उर्वरक की सारी मात्रा हम दे दें इसमें। जी जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो बुआई के समय नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा हम बुआई के समय ही देते हैं। और नाइट्रोजन की जो 2/3 मात्रा होती है वो हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में मानसून काल के पहले ही दे देना होता है। फिर भी अगर हमारी फसल किसी कारणवश कमजोर है तो हम NPK का जो फोलियर स्प्रे है 18-18-18 या 19-19-19 का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं जी। और इसको 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम स्प्रे कर दें तो अगर हमारी फसल कमजोर है तो इससे और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। चलिए बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरा सवाल है कि जो नींबू का जो पेड़ में छोटे छोटे फल होता है वो गिर जाता है, सब पेड़ में जितने भी फल होता है सब गिर जाता है सर। फल झड़ने की समस्या आ रही है यानी? जी 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 जी, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर राम आसरे, नींबू इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन फल झड़ने की समस्या आ रही है, क्या वजह है इसे? देखिए, नींबू के जो आपने पौधे लगा रखे हैं या वृक्ष लगा रखे हैं, उनकी उम्र क्या है, कितने साल का आपके बागान है या आपके कितने साल के पेड़ हैं? अगर आपका बहुत ही कम उम्र के बागान हैं जिनकी आयु 5 या 10 साल है, उसमें अगर फल लगते ही झड़ने लगते हैं तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे इसमें जो उनके पोषण में कमी रह जाती है, उसकी वजह से ये आपके झड़ रहे हैं। और इसके लिए आपको इनका एक शेड्यूल है, एक जो खाद पानी देने का एक
समय निर्धारित है, टाइम टेबल है, उसको पूरा अपनाना पड़ेगा। खासकर आपके जो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, खासकर आपका जिंक है, आपका तांबा है, लोहा है, इसकी कमी जब हो जाती है तो ये फल झड़ने लगते हैं। खासकर ये नींबू वर्गीय फलों में आप देखा गया, आपका कागजी नींबू है, आपका लाइम है, इन फसलों में ये आपका इवन जो आपके बहुत ही नए बाग होते हैं उसमें भी फल झड़ने की समस्या ये देखी गई। तो इसको निजात पाने के लिए आपको पूरे साल सतर्क रहना होगा। और जैसे ही आपकी इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है, ऐसे तो आपकी नींबू वर्गीय फलों में पूरे साल फूल फल आते रहते हैं, लेकिन जो प्रमुख आपकी इसमें फ्लावरिंग का टाइम होता है या पुष्पन का, जिसमें फूल आते हैं, पुष्पन अवस्था होती है आपका, ये आप होली के बाद आप उत्तर भारत में खासकर आपका फरवरी या मार्च में बहुत तेज़ इसमें बहुत बड़ी बहार आती है, जिसे फ्लावरिंग जिसे पुष्पन आता है। उसके बाद जिसमें आपके फल सेट हो जाते हैं, उस समय आपको फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल के बीच में इसमें 1-2 स्प्रे आपको देने होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के। और इसके लिए आपको करना होगा, जैसे आपका जस्ता हो गया, सूक्ष्म पोषक जिंक हो गई, और आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, इन तीनों का कहीं न कहीं खासकर आप देखा गया है कि जिंक और लोहे का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। इसके लिए आप स्प्रे करें, स्प्रे छिड़काव करें। आपका 100 लीटर पानी में तकरीबन करीब 2 किलोग्राम आप जिंक सल्फेट की मात्रा ले सकते हैं। अगर आप इसको, मशीन आपकी बहुत ही हाई पावर का स्प्रे है तो इसकी मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। तो आप 100 लीटर पानी में तकरीबन आपको 1 किलोग्राम ही जिंक सल्फेट का बर्ताव करना पड़ेगा। यानी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर देंगे। जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो अगर हो जाएगी तो काफ़ी हद तक देखिए समस्या जो है वो कम हो सकती है। फिलहाल यहाँ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आमाश्रय, बहुत बहुत स्वागत आपका। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, नरसिंहपुर से, क्या जानना चाह रहे हैं? ये केवल सिंह जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए पहले। जी, जो आपका सवाल है उसको बेहतर ढंग से हम सुन पाएंगे आप। जी सुन पा रहे हैं आपको। केवल जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, वो गन्ना में जो खरपतवार अगिया नाम का होता है जी, तो उसका क्या उपचार है जी? गन्ने के खरपतवार के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, क्या उपचार किया जाए इसका? हाँ जी डॉक्टर संजीव, एक सवाल और आपके लिए आया है, ये जानना चाह रहे हैं कि गन्ने की फसल में जो खरपतवार आते हैं उसका क्या उपचार किया जाए? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी देखिए, गन्ने में 2 तरह के खरपतवार आते हैं, एक तो सकरी पत्ती वाले और दूसरा चौड़ी पत्ती वाले। जी, तो इन दोनों तरह के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अगर हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें, प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि निराई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवारों का हम नियंत्रण करें। क्योंकि जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी गन्ने की जड़ों को में वायु का संचार होता है, जिससे जड़ों के जो विकास होता है वो बेहतर होता है। अगर किसी कारणवश श्रमिक का अभाव है तो हम रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं। और रासायनिक नियंत्रण में हम जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके लिए मेट्रीब्यूजिन 70% जी 500 ग्राम, उसके साथ 2,4-D 58% की 2.5 लीटर, ये दोनों को मिलाकर के 1000 लीटर पानी में अगर हम छिड़काव कर दें तो हम दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब गन्ने बनने लगते हैं, गन्ने बनने की प्रक्रिया हो जाती है, तो उस समय रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी गन्ने की गांठों में फिर फुटाव होने लगता है। तो जो खरपतवार नियंत्रण हमें करना है, गन्ना बनने के पहले ही, जून तक ही अगर हम कर लें, जून के पहले तक कर लें तो वो बेहतर होता है। अन्यथा मैनुअली हम श्रमिक के द्वारा इसका नियंत्रण करें तो बेहतर है। चलिए, बिल्कुल ये बेहतर रहेगा। देखिए, अलग अलग प्रबंधन जो हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। सावधानी अगर हम बरतेंगे तो ज़ाहिर तौर पर जो फसल है वो हमारी अच्छी होगी। फिर चाहे हम नींबू वर्गीय फलों की बात करें या गन्ने की बात करें, लेकिन सही समय पर सही सावधानी अगर आप बरतेंगे तो इसके ज़रिए आपकी जो लागत है वो भी बचेगी और आपकी आमदनी बढ़ सकेगी।
फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार अलग अलग राज्यों से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राम जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के जींद से। बहुत बहुत स्वागत आपका राम जी, क्या जानना चाह रहे हैं? आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम अगर आप कम कर दें तो। अच्छा हाँ जी, मेरी समस्या ये आज जी। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, नींबू के पेड़ हैं जी, नाली के ऊपर है जी, और वह पेड़ जी पानी की वजह से खराब होने लग रहे हैं। ज्यादा पानी उसमें भरा है? हाँ जी, ज्यादा पानी की वजह से आपको लग रहा खराब हो रहे हैं? हाँ जी, ज्यादा पानी वह धानों की देरी की धरती है जी। जी। और पहले तो वहाँ था बाड़ी का एरिया, लेकिन अब धान लगने लग गए जी। इस कारण वो पेड़े खराब होने लग गए जी। तो पौधे जो हैं वो खराब हो रहे हैं? हाँ जी। क्यों सूखने लगे हैं पौधे या कुछ और समस्या आपको दिख रही है उनमें? ना जी, पौधा खत्म होने लग गया, सारे पत्ते गिरने लग गए जी। डॉक्टर रामाश्री, जैसे उन्होंने बताया कि जो पूरा पौधा है वो नष्ट हो जा रहा है, पत्ते हैं वो गिरने लग जाते हैं सब, और उसके बाद पौधा नष्ट हो रहा है, क्या इसकी वजह है? देखिए, जैसे इन्होंने स्वतः ही कहा कि वहाँ पे पानी का भराव या नमी बहुत ज़्यादा है, उसकी अधिकता है, उसी की वजह से इसमें ये सेक्टर्स डिक्लाइन या पौधे सूखने की वजह बन रही है। तो निश्चित तौर पर जब आपका कारण ही पता है तो उसका निदान करना होगा। अगर आप वहाँ पे कहीं पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, कहीं कभी ऐसा भी होता है कहीं कहीं सेम का स्तर या पानी का स्तर बहुत ज़मीनें ऊपर उठ जाता है, उसकी वजह से उस एरिया में आपकी नींबू के फल खासकर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप हमें देखें, जैसे आपके पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्र में आपका अबोहर का एरिया है, फाजिल का है, मुक्तसर है, यहाँ सेम की वजह से सेम मतलब पानी का जल स्तर बहुत ऊँचा बढ़ गया है, उसकी वजह से आपका किन्नों की बागान
बागान कहीं कहीं पूरी तरीके से उजड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उसका कोई निदान नहीं। उसके लिए सरकार ने सेम नाला, मतलब आपका जल निकास के लिए बहुत गहरे नालियाँ खुदवाई हैं सरकारी तौर पर, और वो पानी जो जल स्तर से बढ़ रहा था, उसका वाटर टेबल वो कहीं कहीं रिस कर एक बड़े नाले में इकट्ठा हो रहा है। उसकी वजह से कहीं कहीं वहाँ पे बागान बचाए जा सके हैं, या जो पहले की जो समस्या थी जो समस्या का स्तर, उसमें कहीं कहीं कमी आई है। तो मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि आपके यहाँ बागान के आसपास पानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप नियंत्रित करने के लिए अगर कोई वहाँ पे पानी का स्रोत है तो उसको बंद करें, नहीं तो कहीं कहीं बागान के आसपास गहरी नालियाँ खोदें, जैसे आपका पानी का स्तर ज़्यादा है तो रिसाव होकर उसमें इकट्ठा होता है और कहीं उसको दूर दराज किसी नाले में उससे संबंधित कर दें। तो इस तरीके से आप सेम की वजह से पेड़ बचा सकते हैं। अगर आपको पता है कि पानी का जल स्तर ज़्यादा होने से या अधिकता नमी की है, उसकी वजह से आपके पेड़ सूख रहे हैं, तो इसका निदान यही है। जी बिल्कुल डॉक्टर आमाश्री, जैसे जो स्थिति आपने बताई कि ऐसे में ये हम कर सकते हैं कि जो अगर हमारे जो नींबू की प्रजाति ली हमने, या इस तरह की किस्में आने वाले समय में किसानों को मिल पाएंगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो रूट स्टॉक की भी अगर बात की जाए, किसान को ज़्यादा उत्पादन अगर लेना है तो हम देखते हैं किस तरीके से समावेश दो अलग अलग प्रजातियों का नज़र हमें आ जाता है। क्या वो कुछ यहाँ संभव हो सकता है? देखिए, अभी ये बात भविष्य के गर्त में है कि अगर हम मूल वृंत, जिसे हम रूट स्टॉक कहते हैं, जिसके ऊपर आपका जो मूल होता है उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग या बडिंग या कलम चढ़ा के नया पौधा तैयार करते हैं, ये जो मूल वृंत होता है इसमें विभिन्न समस्याओं से लड़ने की ताकत होती है। कहीं निमेटोड की समस्या है, तो कहीं आपका कोई बीमारी है जिसे कहते हैं फाइटोप्थोरा, या कहीं जल भराव की समस्या है, तो इससे कहीं कहीं हम, या कहीं सूखे की समस्या है, तो रूट स्टॉक जिसे आप कहते हैं मूल वृंत, इसके माध्यम से ग्राफ्टिंग करके इसके ऊपर कहीं कहीं समस्या से निदान पाते हैं। लेकिन आज की हमें जो तारीख है इसमें हमारे पास ऐसी कोई भी मूल वृंत नहीं है कि जो जल भराव की समस्या से किसानों को निजात दिला सके, खासकर आपके नींबू वर्गीय फसलों में। हाँ, आपके जैसे आपका सूखा है, या कहीं जिसमें कहीं साल्ट जिसे कहते हैं सैलाइन या अल्कलाइन सॉइल है, उसके लिए तो रूट चिन्हित किए जा चुके हैं। लेकिन अभी जल भराव की समस्या के लिए हमारे पास ऐसा कोई मूल वृंत नहीं है जिस पर हम बडिंग या ग्राफ्टिंग करके इस तरीके के पौधे तैयार कर सकें और जल भराव वाले स्थानों में इससे निजात पा सकें। बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर संजीव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, समय हमारे पास कम बचा हुआ है, जिस तरीके से प्रमुख रोग के बारे में भी आपने बताया, और कौन से रोग या बीमारियों की संभावना फिलहाल इस मौसम में बनी रहती है गन्ने की खेती में? देखिए, इस समय बीमारी में एक रेडार्ड की चर्चा हो गई है, गन्ने का लाल सड़न जो बीमारी है उसकी चर्चा हुई है। मैं एक जो कोका बोइंग बीमारी है, इस समय कोका बोइंग बीमारी का भी प्रकोप गन्ने में देखा जा रहा है, और ये भी एक फंगस के द्वारा ये बीमारी। तो लगातार हम यहाँ बात कर रहे थे अभी भी डॉक्टर संजीव से भी, और ये बेहद ज़रूरी कि तमाम सावधानी जो है वो आप अगर बरतेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, जिससे आने वाले समय में जो उपज है वो आपको अच्छी मिल सकेगी। और ना सिर्फ सावधानी बरत कर बल्कि एक अच्छा प्रबंधन जो है वो आपको यहाँ पर बरतना होगा। साथ ही डॉक्टर आमाश्री, जैसा आप बता रहे थे कि ना सिर्फ जो नींबू वर्गीय हमारे फल हैं उसमें ऐसी किस्में जो हैं कोशिश लगातार चल रही हैं, लेकिन ख़ासतौर से जो हमारे किसान हैं, संतरे के जो किसान हैं, उनकी समस्या ये भी आई कि मूल ग्रंथ के ज़रिए उन्होंने यहाँ पर खेती की, लेकिन उतना अच्छा फलन शायद उनको नहीं मिल पाया। ऐसी भी कुछ समस्याएँ आती हैं? निश्चित तौर पर ये समस्या बहुत बड़ी संख्या में किसानों की रहती है, उनकी शिकायत रहती है कि हम अमुक प्रजाति के संतरा लाए, लेकिन संतरा जब मैंने लगाया 5 साल बाद, जब उसमें या 3 साल बाद फल आया, तो उसमें कहीं न कहीं वो देसी जो चकोतरा का फल दिखा या देसी नींबू जैसा फल दिखा। क्योंकि जैसा आपने बताया यहाँ पहले भी यहाँ पे इंगित किया कि जिसमें जो मूल वृंत होता है, जो जड़ नीचे ज़मीन में जिसे हम जिसका रोपण करते हैं, उसके ऊपर कलम लगाई जाती है, और वो कलम किसी उम्दा प्रजाति के नींबू वर्गीय, चाहे आपका संतरा हो या किन्नो हो या नागपुर का संतरा, उसकी होती है, जो कि पनप के एक वृक्ष का रूप धारण करती है। लेकिन कभी कभी ऐसे अनजाने बस होता जाता है कि कलम तो सूख जाती है, लेकिन मूल वृंत जो आपने रूट स्टॉक लगाया उससे कहीं न कहीं कुछ कल्ले निकल जाते हैं और वो वृक्ष का रूप पूरा धारण कर लेते हैं। तो वो कहीं न कहीं देसी जिस का स्वभाव है उसका, उसी तरीके से उसमें फल आएंगे। और देखते हैं उस समय किसानों को बड़ा दुख होता है, उनको बड़ा आघात पहुंचता है कि मैंने ये जहाँ से फल लाए, इसका पौधा लाए थे, उसमें तो बड़े बड़े से फल लगे थे, उनका रंग रूप स्वरूप बहुत अच्छा
अच्छा था, लेकिन जो हमारे बागान में इसमें फल आ रहे हैं वो बहुत ही निम्न कोटि के हैं, उनका आकार बहुत छोटा है, उसमें बीज बड़े बड़े हैं, रस कम निकल रहा है। तो ये इसकी वजह होती है। तो खासकर किसान भाई जब भी आपका बागान लगाएं तो ये पूरी नज़र रखें कि जो उसमें कलम होती है वो ना सूखने पाए, और अगर कलम से नीचे छोटे छोटे किल्ले निकलते हैं रूट स्टॉक से या मूल ग्रंथ से, उसको नष्ट करते रहें, और केबल जो आपकी कलम लगी उसको ऊपर बढ़ने दें, जिससे आपका जो वृक्ष पल्लवित होगा उत्तम किस्म का होगा और उत्तम आपको फल मिलेंगे। चलिए बिल्कुल, और इतनी उत्तम जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए न सिर्फ डॉक्टर संजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही डॉक्टर आमास्टे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो जाना आपने आज किस तरीके से जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं उनकी देखभाल आप कर सकते हैं, साथ ही गन्ने की खेती करते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, फिलहाल का जो मौसम चल रहा है उसको देखते हुए भी। अब चलिए आपको हम हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे संरक्षित खेती में सामूहिक आवश्यकता की, और बात होगी मधुमक्खी पालन की। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। जी हाँ, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जो आपके सवाल सुझाव हम तक आते हैं उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन फिलहाल अब हेलो किसान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।